हाँ। यस, हेलो स्टूडेंट। कल हम लोगों ने आज हम लोग टॉपिक देखेंगे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो टॉपिक है, ये आप लोग का टॉपिक आपका मेंटेनेबिलिटी में भी आता है। और अभी हम लोगों ने कुछ टॉपिक देखे थे रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक पार्ट होता है री इंजीनियरिंग का। लेकिन आप लोग ओवरऑल जो प्रोसेस है कि एक सॉफ्टवेयर को कब री इंजीनियर किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोग का कि हमारा री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग काफी सिमिलर टर्म्स होते लगते हैं। तो इसको पहले हम लोग री इंजीनियरिंग को मैं डिस्कस करके एक बार फिर से इसके बीच में डिफरेंशिएट करूंगा कि कई बार हम लोग अपना बने हुए सॉफ्टवेयर को दोबारा से बनाना पड़ता है। तो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था कई बार हम लोग दोबारा डेवलप क्यों करना पड़ता है। इसमें हम लोग मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपका सॉफ्टवेयर आपने बनाया था जिस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें कोई चेंजेस आ गए और आपको नए एनवायरनमेंट पे अडेप्ट करना है, या उसी सॉफ्टवेयर का आपको मान लीजिए लैपटॉप वर्जन से आपको मोबाइल वर्जन पे जाना है, तो आपका अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो आपके नेचुरल सी बात है आपको अपने सॉफ्टवेयर को रीडिजाइन करना पड़ेगा। अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपने अपनी सॉफ्टवेयर को एक लैंग्वेज में बनाया है, और अगर मान लीजिए कोई एक नई लैंग्वेज आ जाती है जिसके फीचर्स या जिसके सिंटेक्स वगैरह ज़्यादा बेटर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने बड़े बने हुए सॉफ्टवेयर को भी एक बार दोबारा से री इंजीनियर करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने बने सॉफ्टवेयर को ही दोबारा से री इंजीनियर करते हैं। अब कुछ लोग को हो सकता है लगे कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग भी यही चीज थी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में जो हम लोगों ने देखा था वो डिफरेंट थी। उसमें डिफरेंस क्या था कि रिवर्स इंजीनियरिंग करते समय हम लोग किसी ऑलरेडी डिफाइंड सिस्टम को, जो बना हुआ सिस्टम था, उससे हम लोग क्या करते थे, बने हुए सिस्टम को एनालाइज करते थे। वी हम लोग उसे एनालाइज करते थे, और एनालाइज करके हम उसके अंदर अगर उसको बनाते समय आपने ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन छोड़ा हो, या आपने कोई लॉजिकल मिस्टेक या एरर कर दिया हो, या आप उसको ऑप्टिमाइज ना कर पाए हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए रिवर्स इंजीनियरिंग ऑलरेडी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को ही एनालाइज किया जाता था। लेकिन री इंजीनियरिंग में हम ऑलरेडी बिल्ड सॉफ्टवेयर को री एनालाइज नहीं कर रहे हैं। हम उसको उससे गैस कर रहे हैं, ये उसको देखते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से डिजाइन कर रहे हैं। तो अब इसमें बात आएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे तीन टर्म्स हो गए, आपको कंफ्यूजन केवल रिवर्स इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग में नहीं होगा। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही अगर हम 2 बार में डेवलप करें, तो क्या इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल को कहा जाएगा हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हम लोग स्पायरल मॉडल में या इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल्स में कई बार हम लोग कुछ रिक्वायरमेंट जो थी नई आ जाती थी, तो उनको लेकर के हम पूरी लाइफ साइकिल को एक बार पूरा रिपीट कर देते थे। तो आपका, लेकिन वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग नहीं है। अगर आप इटरेशन को बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को फिर से बनाना, इट इज नॉट री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग इज डिफरेंट टर्म्स, तो मैं पहले उसको बताना चाह रहा हूँ। डिफरेंस ये है कि री इंजीनियरिंग में हम किसी एक लेगेसी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मतलब हम लोग किसी ऑलरेडी बिल्ड सिस्टम को लेकर के हम लोग इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। जबकि नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। अदर लाइफ साइकिल मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते थे, लेकिन री इंजीनियरिंग करते समय हम लोग ऑलरेडी बिल्ड सॉफ्टवेयर या किसी पुराने सिस्टम को रिन्यू करने के लिए हम लोग री इंजीनियरिंग करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि आपके जो स्पेसिफिकेशन है दे आर ऑलरेडी वेल नोन, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू मॉडिफाई और अपडेट और रिन्यू a software as per the changed environment or the languages, operating system etc. तो इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए हम आपको रातों रात बोला गया कि आपको अपना मान लीजिए आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो सोशल नेटवर्किंग के लिए फेसबुक की तरह का कोई सॉफ्टवेयर है, दैट यूज टू रन ऑन द लैपटॉप, एंड नाउ you are switching to a mobile version, then definitely the compiler that you have used on the laptop will not support
you that cannot be implemented on the mobile बिकॉज दोनों आपस में टोटल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। और अभी आप मान लीजिए कोई गेम था, इसी तरह आप लोग मान लीजिए कि तो वो कंपाइलर आपका काम नहीं करेगा। हियर यू नीड टू अपडेट द सॉफ्टवेयर एंड यू नीड टू री इंजीनियर द कंपाइलर। लेकिन उस कंपाइलर को बनाते समय आप एग्जिस्टिंग कंपाइलर के मेन फीचर फंक्शंस को आप प्रिजर्व भी करने की कोशिश करेंगे, बस उसको आप एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देंगे टू स्विच फ्रॉम द लैपटॉप टू द मोबाइल। समझ में आ रहा है? इसमें आपका इनिशियल पॉइंट एक लेगेसी सिस्टम है। यू हैव ऑलरेडी वेल नोन पाथ एंड डिजाइन स्ट्रक्चर फॉर द लैपटॉप, बट यू आर क्रिएटिंग अ वर्जन फॉर द मोबाइल। देन यू आर री इंजीनियरिंग द सेम सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए आप फेसबुक ओनर हैं तो आप फेसबुक को पूरा चेंज करेंगे। फेसबुक आपका वही है, the same as it appears on the desktop, the same way it will appear on the mobile with few limitations, but आपका डिजाइन स्ट्रक्चर सेम होगा। बट हियर यू आर री इंजीनियरिंग, you are not developing a software, you are re-engineering the software and you are performing some modification. तो इसको कह सकते हैं this process encompass a combination of sub processes such as reverse engineering, restructuring, redocumentation, forward engineering and retargeting. तो आप देख रहे हैं एक हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग भी एक सबसेट है हमारे री इंजीनियरिंग का, और इसके अंदर हमको अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क को आपने किया हुआ है लैपटॉप के लिए, अब आपको उसके मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए रन करना पड़ेगा क्योंकि आप एक अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो इसमें मेन बात है आपका रेफरेंस पॉइंट इसमें एक क्या है, लेगेसी सिस्टम है, और नॉर्मल सॉफ्टवेयर में आपका रेफरेंस पॉइंट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन होता था। अब इसमें हो गया, तुम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज डन टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसमें मैंने बोला मेंटेनेबिलिटी को भी ध्यान रखा जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर पहले से ज्यादा बेटर फास्ट बनाने में भी हम लोग री इंजीनियर करना पड़ता है। मैंने बोला था आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत पैचेस बन जाते हैं जब ज्यादा, या आपका सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, या उसके अंदर बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अदर एरर्स, देन इट इज बेटर टू रीडिजाइन द सॉफ्टवेयर और री इंजीनियर द सॉफ्टवेयर। तब हम उसमें क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप पैचेस ना ज्यादा ना क्रिएट करके आप क्या करते हैं, आप री इंजीनियर करते हैं। जैसे एक टायर में अगर बहुत ज्यादा पंचर हो जाए तो इट्स बेटर टू परचेज अ न्यू वन इंस्टेड ऑफ कि हम हर दूसरे तीसरे दिन जाके एक नया पंचर बनवा रहे हैं। तो अब मैंने बता दिया आपको सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। तो आई थिंक यू विल नॉट बी कंफ्यूज इन द रिवर्स इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग एंड इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। ठीक है, तो इट इज समटाइम्स अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम इवोल्यूशन। तो ये आपका एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें आपको एक लेगेसी सिस्टम की हेल्प मिलती है। समथिंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम दैट वन। मतलब आपको एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, लेगेसी सिस्टम मतलब ओल्ड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम है आपका, काफी पार्ट उसका रीयूज हो जाएगा और आपको काफी जगह पे आइडिया मिलेगा। क्या कुछ कुछ चेंजेस होंगे नए हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपको जैसे कि आप अगर डेस्कटॉप से जाएंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एंड्रॉयड हो जाएगा और सब चीजें बदलेंगी, तो आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, पर आपको काफी हेल्प मिलेगी कि फेसबुक ओरिजिनली जो है काफी कुछ आपको उसमें रेफरेंस मिलेगा। तो ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि हम बने हुए सॉफ्टवेयर को ही रीड इंजीनियर कर दें बजाय उसके स्क्रैच से एक नया सॉफ्टवेयर बनाए। एप्लीकेबल व्हेन सम सबसिस्टम ऑफ अ लार्ज सिस्टम रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। हम लोग री इंजीनियर करना इतना भी हमारा लाइट ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको बार बार नहीं करते, लेकिन अगर आपको किसी जगह पे बार बार एरर आ रही है, इट इज बेटर टू चेंज। डेफिनेटली पंचर बनवाने का मैं जैसे कॉस्ट कह रहा हूँ, आप 30 रुपए 40 रुपए बनवा लेंगे, लेकिन एक टायर परचेज करेंगे तो आपको वही 400 500 1000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो लेकिन डेफिनेटली इन लॉन्ग रन इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। इट इन्वॉल्व पुटिंग इन फ्रंट टू मेक इट इजियर टू मेंटेन। ठीक है, इसमें मेहनत कम लगेगी, आप बार बार परेशान नहीं होंगे कि बार बार बग फिक्स कर रहे हैं, बार बार एरर रिमूव कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एंड लेगेसी सिस्टम, लेगेसी सिस्टम मतलब ओल्ड सिस्टम। तो लेगेसी सिस्टम आर द ओल्ड सिस्टम विच आर एसेंशियल फॉर बिजनेस पर्पसेस सपोर्ट। अब इसको हमको करना क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर सिस्टम में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप रातों रात किसी चीज को रिन्यू नहीं कर देते हैं। एंड ओल्ड सिस्टम के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर जुड़ा होता है, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। तो आपका ओल्ड सिस्टम जो है दैट हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन यू हैव अ ट्रस्ट इशू एंड यू आर कंफर्टेबल ऑन वर्किंग ऑन इट। तो आपको नॉर्मली उस पर काम करने में कंफर्टेबल होते हैं और आपको उस पर एक ट्रस्ट इशू होता है, नाम बन जाता है, वो एक ब्रांड की तरह। जैसे पुरानी चीज आप बार बार यूज करी तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसको समझ लेते हैं।
तो लोग पुराने सॉफ्टवेयर का एक डिजाइन जिससे फैमिलियर है उसकी को आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई, जैसे अगर आपको मान लीजिए फेसबुक की आदत है तो आप फेसबुक की तरह ही फ्रेंड्स लिस्ट ढूंढना चाहेंगे, या अगर सपोज कोई एकदम बिल्कुल नए स्टाइल की सोशल नेटवर्किंग लाएगा तो आप ढूंढ ढूंढ के थोड़ा लाइक उतना उसे लाइक शायद ना करें, हो सकता है उसके अंदर पसंद भी करें बहुत नए फीचर के साथ। तो बेटर है कि फेसबुक को रातों रात नया कर दे, तो आप उसको उसी को री इंजीनियर करिए, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करिए, तो लोग थोड़े चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर री इंजीनियर इज कंसर्न विद द री इम्प्लीमेंटेशन लेगेसी सिस्टम, मैंने बोला उसी ओल्ड सिस्टम का री इम्प्लीमेंटेशन होता है और इसको ज्यादा बेटर और मेंटेनेबल बनाता है। मेंटेनेबल वर्ड को ऐसे समझा करिए कि वो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है, उसके अंदर यूजेबल कंपोनेंट्स बन जाते हैं, मिल जाते हैं, और हम उसके अंदर ज्यादा से एरर की पॉसिबिलिटीज को कम करते हैं, वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे टाइम के साथ वर्जन अपडेट करते हैं तो आपको लगता है वही चीज तो चल रही है, वो पहले से ज्यादा एडवांस हो जाता है, नई थ्रेड्स जो आने की चांस होती है उससे वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है। ठीक है। अब आपका इससे मैंने बोला आपको इससे हमारा एडवांटेज है, इस नए सॉफ्टवेयर में रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और उसकी कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। जैसे नए वायरस थ्रेट्स आते रह रहे हैं तो वो कुछ लूप होल्स पे टारगेट करते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके सिस्टम में जब आएगा तब देखेंगे। इट इज बेटर टू टेक प्रिवेंशनल स्टेप रादर देन जस्ट हेडिंग डायरेक्ट हेड ऑन कोलाइडिंग विद दैट प्रॉब्लम। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, पहले से ही आइडेंटिफाई करके आप उसके लिए प्रिवेंशनल स्टेप ले लेंगे, और अपनी कॉस्ट को भी इस तरह हम कॉस्ट को भी रिड्यूस करेंगे। कोई स्टेप अगर 10 स्टेप में होता था तो अगर आपको उससे छोटा अच्छा लॉजिक कोड मिल गया तो आप उस जगह को मॉडिफाई करके, जैसे कि मान लीजिए हम लोग इफ एल्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं, किसी लाइन किसी ने प्रोग्राम बनाया, उसने इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके स्टेटमेंट दिया, और किसी एक ने केस स्टेटमेंट बना करके दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एक प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट है, किसी ने प्रोग्राम कोडिंग की है इफ एल्स देन एल्स इफ करके ऐसे कोडिंग की है, इफ और एल्स का काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। उसके बजाय अगर आप स्विच केस स्टेटमेंट, केस 1 केस 2 केस 3, तो वो ज्यादा रीडेबल होता है और ज्यादा सिंपल, और उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। तो हम कहेंगे इफ एल्स के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के बजाय केस स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है। तो इससे क्या होता है, हमारा रिस्क भी कम हो जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, और प्रोग्राम ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तो हम इस तरह की चीज को री इंजीनियरिंग में करेंगे, उस सेगमेंट को हम लोग ज्यादा केस स्टेटमेंट स्विच कर दें। अब होता है स्टेप, इसमें कौन कौन से री इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर आपके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उसको देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट है सोर्स कोड ट्रांसलेशन, मैं अभी इसके बारे में एक करके बताऊंगा। दूसरा है रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर प्रोग्राम स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, प्रोग्राम मॉड्यूलराइजेशन एंड डेटा इंजीनियरिंग। तो मैंने आपको बताया ये मेंटेनेबिलिटी से है, आपके प्रोग्राम में अगर डिजाइन में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी रह गई थी तो आप, या उससे बेटर कुछ मिल जाता है तो आप उस पार्ट को क्या करेंगे, अपग्रेड कर देंगे। तो अपग्रेड करेंगे तो वन बाय वन मैं इसमें बता रहा हूँ कि सोर्स कोड ट्रांसलेशन मैंने जो बताया था क्या है। अब मान लीजिए कि आप एक लैंग्वेज में काम कर रहे थे, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट जो था वो आपका सी प्लस प्लस में था और आपको मिल गई पाइथन। तो पाइथन आपका ज्यादा शॉर्ट कोड होते हैं, ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, रीडेबिलिटी होती है, और आजकल 10 लाइन की चीज 4 लाइन में लिख दी जाती है। तो आप क्या करेंगे, सोर्स कोड जो था उसको ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम सी प्लस प्लस टू, आप लोग पाइथन में चेंज करेंगे। तो आपको इसको करने के लिए आपको कुछ और चीजें भी करनी पड़ेंगी, कि आपको मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए अगर यही काम मैं बोलूं, आपको बेसिक लैंग्वेज में बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है उसको आपको पाइथन में कन्वर्ट करना है, तो ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब बहुत कम लोग होंगे जिनको बेसिक बहुत अच्छी आती होगी। तो आपके पास ये, जब आप सोर्स कोड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जब री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पुराने को नया कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि पुरानी चीजों को जानने वाले सब लोग, आज के जमाने में पाइथन चल रही है, सब लोग पाइथन पढ़ेंगे, बेसिक कौन पढ़ेगा। तो आपको बेसिक में काम करने वाले लोग कम मिलेंगे, तो स्टाफ स्किल शॉर्टेज होती है। जब आप रिन्यू इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास शॉर्टेज हो जाती है, जो लोग पुराने सिस्टम को समझते हैं, जानते हैं। फिर और आप लोग क्या करते हैं, सोर्स कोड ट्रांसलेशन इसलिए भी होता है, सब लोग अच्छा सॉफ्टवेयर चल रहा है लेकिन कई बार कंपनी उसको री इंजीनियर करती है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाती है कि नहीं हम लोग अब इस लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सारी कंपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज डोमेन में काम करेगी तो उसके पास कोई भी एरर हैंडल, उसके कंपाइलर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ रिन्यू करना, मेंटेन करना आसान होगा, बजाय अपना कंपनी 10 लैंग्वेज पे एक साथ काम करे।
तो कई बार कंपनी पुराने वर्जन को छोड़ देती है, जैसे ऐसा एक्सपी को भी देखा करिए। अब ऐसा नहीं है कि विंडो ने आपका एक्सपी 2000, 2007, विस्टा 10 सब लॉन्च किया है तो वो सबको अपडेट नहीं देता है। कुछ समय के बाद वो पुराने सिस्टम को बोल देता है कि अब हम इसका और अपडेट नहीं देंगे। हम इन वी हैव स्टॉप अपडेटिंग दैट वर्जन। जो भी जैसे एटीएम के लिए आया था विंडो एक्सपी का, कि ऑल द बैंकिंग सिस्टम विच हैव इंस्टॉल्ड एक्सपी सिस्टम दे हैव गॉट नोटिस दैट आफ्टर 2007 विंडो विल नॉट अपडेट विंडो एक्सपी। अब मान लीजिए कोई नया वायरस थ्रेट आया है, कुछ आया है, अगर वो एक्सपी में हिट करता है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो इट वुड बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने सॉफ्टवेयर को, मशीन में इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करे, अब चेंज करे। तो कंपनी अपने को स्पेसिफिक डोमेन में रखना चाहती है, इसलिए भी वो समय के साथ री इंजीनियरिंग करती है। इस समय में भी हमको क्या करता है, सोर्स लेवल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। अब जैसे आपको बताया स्टाफ शॉर्टेज, पुराने लोग जब बेसिक के कम होने लगेंगे तो आप चाहेंगे वो सिस्टम अब कन्वर्ट होकर नई लैंग्वेज में आ जाए। लैक ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट, अब कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट आता है तो पुरानी लैंग्वेज को छोड़ना शुरू करता है, सब नए के लिए ही आते हैं। इसलिए हमारा समय के साथ में सोर्स कोड ट्रांसलेशन आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि अगर आपको सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है तो उसके सोर्स कोड को देखिए कि हम जिस लैंग्वेज में चेंज करना चाह रहे हैं उसमें इसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं। कई जगह तो लैंग्वेज बिल्कुल ऑटोमेटिक कोड ट्रांसलेशन आता है, तो वहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कोड ट्रांसलेशन होता है लैंग्वेज के कोड, लेकिन उसमें तब भी आपको ह्यूमन बीइंग को उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने ही पड़ते हैं। इतने स्मार्ट टूल्स अभी नहीं है कि वो एक लैंग्वेज के कोड को डायरेक्टली दूसरे लैंग्वेज में प्रोजेक्ट कर दें। तो ट्रांसलेट करने के बावजूद भी डिजाइन ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शन आप देंगे और ऑटोमेटिकली वो कोड को ट्रांसलेट कर देगा एक लैंग्वेज से दूसरे में। लेकिन उसमें आपको फिर से एक बार रीचेक कर करके देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या मिस्टेक आ रही है, क्या गलत हो रही है, क्योंकि अभी इतने स्मार्ट सॉफ्टवेयर नहीं बने हैं, टूल्स नहीं बने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे री करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैनुअली ट्रांसलेट कोड, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कोड के बाद लिखा है मैनुअली ट्रांसलेट कोड। तो जब भी आप ऑटोमेटिक कन्वर्जन यूज करते हैं आपको अच्छे से उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी मैनुअली। आपका टाइम बच जाएगा काफी, उसमें फास्ट मिलेगा, लेकिन आपको एक बार बिना टेस्ट ह्यूमन कहते हैं ह्यूमन चेक के आप उसको आगर नहीं फॉरवर्ड करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोगों ने पढ़ा ही था। रिवर्स इंजीनियरिंग होता है बने हुई चीज को एनालाइज करना और उसके अंदर चीज को देख करके हम लोगों को पता करना कि कहाँ पे किस प्रॉब्लम की वजह से एरर आई है, कहाँ डॉक्यूमेंटेशन छूटा है, क्या किया गया। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने बताया सेम नहीं है री इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोग पीछे जा करके उस एरर को फाइंड आउट करते हैं या उस चीज के अकॉर्डिंग अगर आप कोई एनहेंसमेंट करना चाहते हैं तो एनहेंस करते हैं। तो ये, लेकिन ये कंप्लीट री इंजीनियरिंग नहीं है। ये पर्टिकुलर एक मॉड्यूल या एक रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग चेंज किए जाते हैं और ये एडहॉक वर्जन होता है। इसमें पूरी तरह से सॉफ्टवेयर रीडिजाइन नहीं किया था, जहां चेंज की जरूरत है, जैसे कुछ नया रिक्वायरमेंट आ गई तो उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर एक मॉड्यूल में जाकर के वहां डिजाइन किया जाता है। कहीं डॉक्यूमेंट छूट गया तो वहां बैक में जाकर के उसके डॉक्यूमेंट को पूरा किया है, समझने की कोशिश की जाती है अब पूरा किया, पर पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा है। जबकि री इंजीनियरिंग में पूरा सिस्टम आपका शुरुआत से अंत तक नया बन रहा है। अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए। इसमें हम लोग लिखा है ऑटोमेटेड एनालिसिस, प्रोग्राम की ऑटोमेटेड एनालिसिस भी करेंगे और उसका मैनुअल एनोटेशन भी करेंगे। फिर दोनों अपने ऑब्जर्वेशन से, मशीन के ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन से, दोनों को मिला के सिस्टम इंफॉर्मेशन में हम लोग फिल कर देंगे। मतलब मशीन से भी एनालाइज करवाएंगे और खुद भी उसको अपना मैनुअल एनोटेशन, मतलब नोटेशन जो हमारे हैं उसको यूज करके हम उसको इंटरप्रीट करेंगे और इन सारे इंफॉर्मेशन को हम सिस्टम स्टोर में सेव करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको पूरा एक फाइनल डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे। उसके बाद वही स्ट्रक्चर होगा कि प्रोग्राम जैसे री इंजीनियरिंग करते थे तो स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाएंगे, फिर अपने मैट्रिक्स को चेक करेंगे और इन सबको करने के बाद हम लोग दोबारा से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब आपका मान लीजिए आप लोग कई बार देखते हैं कि कुछ साइट अपने को रीडिजाइन करती हैं। रीडिजाइन क्यों करती हैं? क्योंकि उसमें कुछ उनको पुराने डिजाइन में कुछ शॉर्टकमिंग मिलती है और उसको देख करके वो नए डिजाइन के ऊपर स्विच करती हैं। तो आपका फेसबुक भी समय समय पे अब चेंज करता है, पुराना आप लोग समय पे देखते हैं वो अपना अपीयरेंस भी चेंज कर देता है। तो स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में आप लोग कोडिंग में कोई चेंज नहीं करते हैं, आपको केवल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। इसमें आप लोग आप लोग का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। इसके अंदर कोडिंग में हम लोग कोई चेंज नहीं करते। इस लिखा है विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब
फ्रेंड जैसे आपके पहले दिखते थे, तो आपको मान लीजिए उसमें आपने फीचर चार डाल दिया कि आप कुछ सिस्टम को मान लीजिए अपने फोटोज को एक आइकन से शो करने लगा, पहले फोटोज ब्लॉक में आता था, बहुत सी चीजें होती है, तो इससे आपका डेटा हैंडलिंग आसान हो जाती है। फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड और शेयर में फ्रेंड, बहुत सारी चीजें कैटेगरी उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दी है। जो फीचर फ्रीक्वेंट यूज होते हैं उनको आप सामने ला देते हैं, जो अगर बैकग्राउंड में तीन चार लेवल नीचे थे उनको फ्रंट में ला देते हैं। तो स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने से कोडिंग में चेंज नहीं किया जाता, पर आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम टू ऑप्टिमाइज मेमोरी। मेमोरी का यूज आपका कम होता है और प्रोग्राम को समझने में आपको ज्यादा बेटर होता है, वर्किंग ज्यादा स्मूथ हो जाती है। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक रिजल्यूशन देखिए कि प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर करना है तो ग्राफ बिल्डर एक आता है, आपके जो जो मॉड्यूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बिल्डर बन जाएगा और पूरे प्रोजेक्ट का आपका एक ग्राफिकल व्यू बन जाएगा। उसके बाद उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं ग्राफ में चेंजेस, तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। और अगर आप उसके स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मॉड्यूल्स को इधर से उधर सब मॉड्यूल को चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके करस्पॉन्डिंगली कोड बना करके वो आपको दे देता है। तो चीजें काफी स्मार्ट हो चुकी हैं। आप मॉड्यूल वाइज अगर चेंजेस लाते हैं तो आपको पूरा कोड दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम जनरेटर से। तो लेकिन प्रोग्राम ऑटोमेटिक प्रोग्राम जनरेटर आपको इतना ऑटोमेटिक होता नहीं है, उसके बाद आदमी को उसके पीछे लगना ही पड़ता है। और बिना ह्यूमन अभी भी इतने स्मार्ट टूल्स नहीं है कि आप उन पर 100% रिलाई कर सकें। वो कई जगह होता है उसमें कमेंट्स नहीं है, लॉस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है, और आपका ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना वो नहीं किया जा सकता है। और री इंजीनियरिंग में हम लोग, मैंने बताया अभी, मॉडलराइजेशन करते हैं कि अगर मान लीजिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ठीक से नहीं था, उसमें कई सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस थे जो डिस्पर्स थे, मतलब बहुत फैले हुए थे अलग अलग मॉड्यूल्स में, तो आप उनको क्या करते हैं, रीमॉड्यूलराइजेशन करते हैं। और इसमें आप लोग सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस को, फंक्शनैलिटी को एक जगह फंक्शन में डाल देते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल में भी क्रिएटेड, जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हार्डवेयर मॉड्यूल, फंक्शन मॉड्यूल एंड प्रोसेस सपोर्ट मॉड्यूल। तो ये सब मॉड्यूल के स्टाइल हैं। तो इसके अंदर आपका हो गया। और तो इसको हम लोग ठीक है, इसके आगे अभी हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अब इस पे अटेंडेंस ले ले रहा हूँ, कल इसको हम आगे देख लेंगे, बड़ा टॉपिक है। तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। CS सर 2। रोल नंबर 2 अभिषेक सिंह। रोल नंबर 1 सर। रोल नंबर 1 आशी गुप्ता। अप टू 10 बोलिए, हो गए। रोल नंबर 11 to 20। सर रोल नंबर 12। 12 अर्शिया। रोल नंबर 21 to 30। सर 28। 28 निहारिका सिंह। रोल नंबर 31 to 40। रोल नंबर 41 to 50। सर 49। एक सेकंड, 43 49। शैलेश गौड़ 43, शिवानी 49। सर शैलेश गौड़, एक सेकंड। हाँ, रोल नंबर 51 to 60। 52 sir। 52 शुभांशी। रोल नंबर 60 ऑनवर्ड। सर 9005। 905 प्रियंका सिंह, IT ब्रांच। रोल नंबर 1 to 10। रोल नंबर 11 to 20। सर 14। Yes, sir, 17. 14 अनुष्का मनी, 17 बुशरा सिद्दीकी। Yes, sir. हाँ, रोल नंबर 21 to 30। 22 सर। सर 25। 20 सर 3 सर। हाँ, 22 जन्मेजय, 25 नविका, और किसने बोला है 23 ज्योति यादव। 22 सर 23 3। 20 Yes, sir. नहीं, 22 23 25। 23 तो ज्योति यादव है, आवाज लड़के की आ रही है। 13 अच्छा अनमोल, अच्छा
अच्छा 13 है, हाँ अच्छा 13 में 23, ठीक है ओके, जो अच्छा दोनों ने बोला है 13 23 दोनों ने बोला है, अच्छा रोल नंबर 31 टू ज्योति 40। की आवाज नहीं हाँ आ रही। हाँ तो वही हो गया, एक बार 23 लगा मुझे 13 लगा, ठीक है। रोल नंबर दोनों का हो गया 13 एंड 23 दोनों, अनमोल एंड ज्योति यादव। रोल नंबर 31 टू 40। सर 32। 32 मोनिका श्रीवास्तव। 39। 39 प्रियंका शर्मा। 37 सर। 37 प्रतीम शर्मा। सर 41 टू 50। 41 सर। एक बार फिर से बोलिए सब लोग एक साथ पूरी 41 सर। दोनों फिर साथ से बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए। 41 सर। 41 राम अवतार। राम अवतार। जी सर। 44। 44 सौम्या अग्रवाल। 47 सर। 47 श्रेया गोविल। और किसी 49। 49 श्रेया श्रीवास्तव। अप टू 50 51 टू 60। 58। 58 विजय लक्ष्मी सिंह। जिस इसका मनीष पांडे आ गया, मनीष पांडे 001। अच्छा 36 किसका है? 36 सर 3। पायल सिंह, अच्छा हाँ। रोल नंबर 3 किसका? ये आईटी में यस ना? सर, यस ओके सर। आकाश गौड़। 60 ऑनवर्ड जो भी आईटी में है, मनीष पांडे हो गया। जिसका भी रह गया वो मैसेज बॉक्स में कर देगा। ठीक है, तो हो गया सबका, ठीक है ओके, तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है थैंक यू। तो सर 51 लगा दीजिए, सृष्टि का रिकनेक्ट हो रहा है। सृष्टि का रोज इशू रहता है, क्यों? सर पता नहीं, वो बोली है हमसे। कैसा नेटवर्क है? ठीक है चलिए ओके, तब अब आप लोग का कोर्स भी लगभग कुछ दिन नेक्स्ट वीक खत्म ही हो जाएगा। इस वीक हाँ थोड़ा दिन बचा है, करते रहिए आप लोग। ओके क्लोज कर रहा हूँ।